ठीक है गाइस, तो सब लोग रेडी है? यस यस सर। सर। सही है। अच्छा, बेसिकली अभी तक हम जितना भी काम करा HTML के अंदर, हमने उसके अंदर अपनी कस्टम सीएसएस लिखी, हमने स्टाइलिंग करी, हमने स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, हमने सारी चीज़ें करी बट खुद से करी, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे। हमें पता था कि स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा। हमें मालूम था कि अगर हमें 3 कॉलम्स लेने हैं तो हमें उसको विड्थ देनी पड़ेगी, हमने विड्थ की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, हमने डिस्प्ले की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने फ्लैक्स पढ़ा था। अच्छा, वुड स्ट्रैप के बारे में अगर हम पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वुड स्ट्रैप का अभी इस वक्त जो करंट वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 5। ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 3 से। जब वुड स्ट्रैप 3 आया, फिर 4 आया और फिर 5 आया। अच्छा, इन तीनों के अंदर मैं आप लोगों को ना डिफरेंस पहले बता दूं, क्योंकि ये इंटरव्यू में काफ़ी सवाल होता है कि आप बताएं कि 3 और 4 में क्या डिफरेंस है और 4 और 5 में क्या डिफरेंस है। तो जो मेजर डिफरेंस था 3 और 4 के अंदर, वो था डिस्प्ले फ्लैक्स का। जो बेसिकली बूटस्ट्रैप 3 था वो पूरा का पूरा बना हुआ था डिस्प्ले ब्लॉक के ऊपर। अच्छा, मैं भी जो आप लोगों से बात कर रहा हूँ, क्या पता कुछ लोगों को समझ में ना है, क्योंकि जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, बस डिफरेंस समझ लेगा कि बेसिकली है क्या। हमारे पास बूटस्ट्रैप 3 जो था वो फ्लोट के ऊपर बना हुआ था। ठीक है, फ्लोट सीधे की एक प्रॉपर्टी थी जो करती क्या थी कि हमारे एलिमेंट्स को ना एक दूसरे के बराबर में लेके आ जाती थी। जिस तरह डिस्प्ले लाइन ब्लॉक काम करता है ना, कि सारे ब्लॉक बराबर में लेके आते हैं, इसी तरीके से हमारे पास फ्लोट एक प्रॉपर्टी थी जो करती क्या थी, हमारे डिफ को बराबर में लेके आ जाती थी, जो कि ब्लॉक डिफ्स होते थे। आपने देखा होगा कि जो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो पूरी की पूरी डिफ कवर करते हैं। ठीक है, मतलब जितनी बड़ी स्क्रीन होती है इतनी बड़ी वो स्पेस लेते हैं, ऐसा ही है ना? जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, भले वो पी हो यस भले वो सर। डिव हो, एक प्रॉपर्टी होती थी फ्लोट। अगर मैं फ्लोट लगा देता था ना किसी डिफ के ऊपर, तो वो ब्लॉक वाली जो डिफ होती थी ना, जो ब्लॉक लेवल होती थी, उसको वो क्या करती थी, उसके बराबर में एक और डिफ लेके आ जाती थी। ये था फ्लोट का काम था। फ्लोट का मतलब ये था कि फ्लोट करना ना, तो वो ही काम करती थी, फ्लोट कर दिया करती थी बराबर डिफ को। बट इसके अंदर इश्यूज बहुत थे। रिस्पॉन्सिव को संभालना बहुत मुश्किल था। उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ हमारे पास बूटस्ट्रैप 4, 3 के बाद। जब 4 इंट्रोड्यूस हुआ तो 4 ने समझे कि रिस्पॉन्सिवनेस तक तो 80% तक या 70% तक मैं कहूँगा ख़त्म कर दी, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर जो आप बगैर सीएसएस लिखे जो है ना, पूरा का पूरा आप मोबाइल फ्रेंडली स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपना। ये काम किया बूटस्ट्रैप 4 ने आगे। अच्छा, ये किसकी मदद से मुमकिन हुआ? ये मुमकिन हुआ फ्लैक्स की मदद से, डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स अभी आप जब पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर, तो उसमें आप देखेंगे कि एक फ्लैक्स प्रॉपर्टी, जिसके सिर्फ एक क्लास के थ्रू मैं अपना स्ट्रक्चर डेस्कटॉप से लेके मोबाइल तक सेट कर सकता हूँ। अगर आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सामने लिखा हुआ है, गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप, द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट साइट्स विद जेएस डिलीवर एंड अ टेम्पलेट स्टार्टर पेज। ये बेसिकली क्या है, इसने भी बात करी जो मैंने अभी आपको पूरी बताई है, कि हम एक अपना मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बना सकते हैं इसके ऊपर, और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। अच्छा, बूटस्ट्रैप बेसिकली मैं बता दूं कि एक फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड का। अच्छा, ये फ्रेमवर्क क्या चीज़ होती है, पहले इस चीज़ को समझ लें। कोई भी ऐसी चीज़, लेट सपोज मैंने एक फ्रेमवर्क बना दिया फ्रंट एंड का। फ्रेमवर्क से मुराद क्या है कि उसके अंदर मेरे पास अपने कंपोनेंट्स होंगे जिनको मैं अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकता हूँ। मेरी बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? फ्रेमवर्क जी वो सर। चीज़ होगी जिसके कोड को या जिसके कंपोनेंट को हम अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज़ कंपोनेंट भाई? कंपोनेंट क्या चीज़ है? मैंने टेबल बनाना है। ठीक है, आप लोगों को टेबल का पूरा स्ट्रक्चर पता है। आपने टेबल का टैग खोला, टी हेड खोला, उसमें 4 हेडिंग डालनी, टी आर टी बॉडी खोली, उसमें टी आर लिखा, उसके
आपने इंट्रोडक्शन लिखा, आपने कस्टम पूरा टेबल बना दिया। ठीक है, बात लेने यहाँ तक। यस सर। अब मैं आपसे कहता हूँ जी, एक काम करें, एक लॉगिन का फॉर्म बना दें। आपने कहा ठीक है सर। आप लोगों ने जल्दी से क्या किया, एक फॉर्म का टैग खोला, आपने एक ईमेल की फील्ड ली, आपने एक पासवर्ड की फील्ड ली, आपने बटन पड़ा हुआ था, आपने कस्टम बटन बनाया, आपने उसकी स्टाइलिंग करी, और आपने कहा सर ये फॉर्म भी बन गया। ठीक है, अब ये दो काम आपने किए, इसमें आपको मेहनत भी लगी, आपको एचटीएमएल भी लिखनी पड़ी, आपको सीएसएस भी लिखनी पड़ी। अब व्हाट इज बूटस्ट्रैप कंपोनेंट? बूटस्ट्रैप कंपोनेंट क्या है, वो आपको लिखा लिखा है सब दे देगा। क्या कहा भाई ये ने, बूटस्ट्रैप करेगा क्या कि आपको तमाम चीजें लिख के दे देगा जी, जितनी उसकी कंपोनेंट्स हैं उनको आप यूज करते हुए काम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब किस तरह काम करेगा अभी देख लेते हैं। जस्ट फॉर द एग्जांपल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे चलूंगा आगे आपको। मैं यहाँ पर गया फॉर्म्स पे। ठीक है, ये फॉर्म बना है मेरे पास, ये देख रहे हैं आप लोग गाइस फॉर्म। यस सर। अच्छा, अब ये फॉर्म स्टाइल भी हुआ है प्रॉपर तरीके से, ऐसा ही है ना। जी। ये से पूरा कोड दिया हुआ है इसका। मैं इस फॉर्म को कॉपी करूंगा यहाँ से। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद मैं अपने लेट सपोज कोड में आ जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आके मैं एक सेक्शन में फॉर्म ले लेता हूँ। अच्छा, अभी देखिए यहाँ फॉर्म आ गया, बट फॉर्म की स्टाइलिंग नहीं आई। सही है। अच्छा, अब फॉर्म की स्टाइलिंग क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने अभी तक बूटस्ट्रैप अपने पास इंटीग्रेट ही नहीं किया। इस फ्रेमवर्क को मुझे अपने पास इंटीग्रेट भी तो करना है, ऐसा ही है ना। तो इंटीग्रेट भी कर लेंगे, वो भी सीख लेंगे, कोई मसला नहीं है। 10 मिनट का काम है, मुश्किल से एक मरतबा कर लेंगे तो बार बार तो आराम से करते रहेंगे। ठीक है। सर ये चीज दोबारा बता देंगे प्लीज। कौन सी? ये जो आपने फॉर्म की जो भी कोडिंग थी, हम्म, फॉर्म का जो भी आपका मतलब HTML थी, जी। वो आपने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट की है कहीं से भी? हम्म, मैं इसको बता रहा हूँ, मैं इसको मजीद आपको बता रहा हूँ, देखें। अगर जी। मैं आपसे कहता कि मुझे एक फॉर्म बना के दें, आप लोग क्या करते, फॉर्म का टैग हम्म, खोलते। ठीक है, इस बिल्कुल। पूरे कंटेनर के लिए एक डिफ लेते। ठीक है, उसके अंदर जी बिल्कुल। इवन आपको ज़्यादा लेबल होता है, आप लोग फॉर्म लेबल बना। का टैग खोलते हैं, लेबल टैग खोलते हैं, आप इंपोर्ट रखते हैं, टाइप रखते हैं इसकी, ईमेल रखते हैं, ईमेल रख लेते हैं। अच्छा, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा, इनको देख के ना घबराइएगा नहीं कि सर ये एरिया डिस्क्रिप्टिवली ईमेल क्या है, ठीक है ना, ये चीज़ कैसे काम करेगी, इससे आपने घबराना नहीं है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, मैं लिख दूँ डेटा डैश सेफ इज इक्वल्स टू 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बेसिकली मुझे फ़र्क कब पड़ता है कि जब मुझे अपनी वैल्यूज़ को डिफरेंट तरीके से डेटाबेस में भिजवाना होता है, या मुझे अपनी वैल्यूज़ को डिफरेंट तरीके से कहीं और यूज़ करना होता है। तो मेरे पास कहलाते हैं डेटा एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एक तो वो होते हैं जो कि प्री डिफाइन होते हैं अपनी एचटीएमएल के, अपनी एचटीएमएल के ठीक होते है। हैं। सही है। और एक होते हैं जो कि कस्टम एट्रीब्यूट होते हैं। कस्टम एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, जिनको मैं खुद से बना सकता हूँ, खुद से बनाने के बाद मैं चाहूँ उनको यूज़ कर लूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मैं तो चाहता हूँ, जैसे वेरिएबल्स होते हैं जिस डिसी तरह लेवल। वेरिएबल होते हैं, उस तरह मैं डेटा एट्रीब्यूट अपने बना सकता हूँ। बिल्कुल। ठीक है ना, लेट्स सपोज मेरे पास एक फॉर्म, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है यूज़र की, और मैं ये चाहता हूँ कि उसके साथ, ईमेल के साथ मैं ना उसका शॉर्ट नेम भी ना अपने पास कहीं स्टोर करवा लूँ ईमेल के अंदर, या उसकी कोई आईडी में सेव करवा लूँ उस ईमेल के बिहाफ पे। तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसके अंदर एक दे दूंगा कि डेटा डैश यूजर डैश आई डी इज इक्वल टू एट्रीब्यूट के अंदर वहाँ सेव करवा दूंगा लाकर। तो वो भी करता हूँ। खैर, ये तो हम पढ़ चुके हैं अपना फॉर्म। मेरा जो मेन फोकस है वो बूटस्ट्रैप के ऊपर है, कि बूटस्ट्रैप को मैं आपको बताऊं कि किस तरह से फिर यूज़ होना है ये।
कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि भाई पूरा फॉर्म मैंने यहाँ पे दिखा दिया, बना बनाया आपके पास मिल गया, ये बेसिकली कंपोनेंट है। ठीक है, यहाँ मैं गया तो मुझे यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स भी मिल गया, मल्टीपल सेलेक्ट भी हो सकते हैं यहाँ पर। ये देखें, मल्टीपल सिलेक्शन है यहाँ पर, इसका भी मेरे पास पूरा एक कंपोनेंट बना बनाया मिल गया। सही है, यहाँ पे मेरे पास देखें इससे सारे फील्ड डिफाइन किए हुए हैं कि लार्ज भी है मेरे पास सेलेक्ट बॉक्स, मीडियम भी है, स्मॉल भी है। दैट्स मीन ये कर क्या रहा है, ये फ्रेमवर्क मुझे अपने कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है ताकि मैं बार बार एक चीज़ को ना लिखूं। ठीक है, वो चीज़ मैंने आप लोगों को पहले वो चीज़ कस्टम क्यों लिखवाई, क्यों आप लोग HTML पढ़ाई, मैं चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट ये बता सकता, लेकिन ये पढ़ाने के लिए आप लोगों को बेसिक पता होना ज़रूरी है कि वो चीज़ बनती कैसे है। वरना तो बहुत आसान सा काम था, आप लोग एक हफ्ते में फ्रंट एंड डेवलपर बन जाते, सिर्फ कॉपी पेस्ट करते रहते उठा उठा के। सर बात ये बूट स्ट्रैप के लिए कोई पर्टिकुलर साइट है या नहीं, कहीं से भी ले सकते हैं? इसकी अपनी है getbootstrap.com। ओके सर। ठीक है, इसमें देखिए दो तरीके हैं इसको करने के हैं। या तो आप लगाते सीडीएन, सीडीएन बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है हमारे पास, और एक हमारे पास हम डाउनलोड कर लें। यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूंगा तो एक बार डाउनलोड हो जाएगा बूटस्ट्रैप। ठीक है, मैं आप लोगों को बोलूंगा आप लोग सीडीएन यूज़ करें। सीडीएन यूज़ बेसिकली क्यों करें कि हमारी वेबसाइट के ऊपर लोड ना पड़े, हमारी वेबसाइट के ऊपर लोड ना पड़े। वरना क्या होगा जी, मैंने बूटस्ट्रैप की फाइल्स सारी इतनी बार डाउनलोड करके रख ली, अब क्या हो रहा है जब मैं सर्वर पे हिट कर रहा हूँ अपना डोमेन लिख के, वो सारी फाइल को रीड कर रहा है। अगर मैं सीडीएन यूज़ कर लूंगा तो सीडीएन क्या करेगा, वो रिडायरेक्ट करेगा बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर, वहां पे रिक्वेस्ट को, हम्म, और सही। फिर वहां से रिक्वेस्ट लेकर आएगा। तो इसको भी और अभी, सर सीडीएन को कैसे, जी बोले, सीडीएन को किस तरह से हम एक्सेस करेंगे? मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब सीडीएन हम मैं खुद आपको बनाए? बताता हूँ। नहीं नहीं, आप खुद नहीं बनाएंगे, w3school.com। ठीक है, यहाँ लिख लें आप बूटस्ट्रैप 4। ठीक है, अच्छा ये मैं यूज़ करता हूँ काफ़ी, आप लोग भी यूज़ किया करें इस वेबसाइट को, W3 स्कूल जी को। सर, काफी इंफॉर्मेटिव है। हाँ, तो इसके अंदर आप लोगों को ना बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं उसके अंदर, और आप बहुत सारा कोड लिख, देखिए कोड लिखना ना पड़े तो मैं तो चैट जीपीटी भी यूज़ करता हूँ, मैं आपको बताऊँ। ठीक है, चैट जीपीटी में यूज़ करता हूँ, और मैं प्रिफेयर करता हूँ कि लोग ना करें, जो कि बिगनर हैं अभी। क्यों ना करें, क्योंकि वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर। मुझे पता है कि मुझे चैट जीपीटी से वो काम करवाना है जो मुझे पता है कि मुझे लिखना क्या है, तो मुझे लिखने में जो आधा या सही। पौन घंटा लगेगा तो मैं चैट जीपीटी से वो 5 मिनट के अंदर लिखवा के अपना कोड सही करके लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसने जो लिख के दिया है कि अब मुझे उसको सही कैसे करना है। ठीक है, बहुत सारे में क्या होता है कि आपने सही। लिखवा लिया उसको और उसी को पेस्ट कर दिया, अब बैठे हुए परेशान है कैसे चल रहा है नहीं पता। सेम थिंग W3 स्कूल के ऊपर भी है, मैं कॉपी करके तो पेस्ट कर दूं, बट मुझे पता तो हो कि बूटस्ट्रैप ने जो चीज़ लिखी हुई है वो चीज़ मुझे समझ में आ रही है, वो चीज़ मैं लिख सकता हूँ खुद से, वो चीज़ जो आप खुद से कर सकते हैं उसको आप भले कॉपी पेस्ट करें ना, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना, उसकी बेसिक पता है आपको। लेकिन एक चीज़ आपको पता ही नहीं सही। है, तो मैं उसके लिए आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग करें क्या, कि सिर्फ और सिर्फ पहले अपनी प्रैक्टिस करें, खुद से लिखें, और उसके बाद जो है ना बूट स्टेप की तरफ आए या W3 स्कूल की तरफ आए। अच्छा, ये आप लोग देख रहे हैं इस सामने सीडीएन लिखे हुए हैं आप लोगों के बहुत सारे। गाइस दिख रहे हैं आप लोग ये? जी सर। अब ये बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, लिंक लिखे हुए हैं, स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं। अच्छा, ये लिंक आप लोग पढ़ चुके हैं, जब मैंने अभी आप लोग से जब एक्सटर्नल स्टाइल शीट ऐड करवाई थी तो मैंने आपको बताया था भाई वो इस तरीके से होती है कि आपने लिंक देना पड़ता है, रिलेशनशिप देना पड़ता है उसका, और उसके बाद सब चीज़ होती है। याद है ना, ये सब चीज़ें आपको बताई थी मैंने। जी सर। अच्छा, जी सर। अब यहाँ पर क्या है, ये चार चीज़ें हैं जो कि बूट स्ट्रैप को कॉल करती है। पहला क्या है कि बूट स्ट्रैप की अपनी CSS, जो कि बूट स्ट्रैप में लिखी हुई है। अब कहाँ लिखी हुई है, एक काम करते हैं हम यहाँ पर ना इसको चेक करते हैं, इस लिंक को खोल के बराबर में हम इसके लिंक को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ये देख रहे हैं,
ये इतनी सारी CSS बूट स्ट्रैप ने लिखी हुई है, मतलब पता नहीं कितने लाइन ऑफ कोड है ये, और ये तो मिनिफाइड हुआ हुआ है तब इतना हो रहा है ये रीडेबल नहीं है, इसको आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसको हम रीडेबल बना सकते हैं। ये देख रही हैं आप सर ये, वो कैसे? वो कैसे है? मैं यहाँ लिखूँ भाई, CSS ब्यूटीफायर, है तो बहुत सारी, देखें कहाँ तक। एक काम करते हैं, हम इसकी कुछ पार्ट उठा लेते हैं, ये सारी तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगी, या होगी तो टाइम लेगा काफ़ी। कहाँ है बस ये, मैंने क्या किया भाई, सिर्फ इतने पार्ट को दिखा रहा हूँ ताकि कल को अगर आप लोगों को मिनीफाइड करना हो ना, या अनमिनीफाइड करना हो किसी कोड को, तो आप लोग कर सकें। ये ऑनलाइन टूल होते हैं बेसिकली, JS ब्यूटीफायर के भी और CSS ब्यूटीफायर के भी। यहाँ जाके मैं अपना कोड पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं करता हूँ ब्यूटीफाई CSS। अभी ब्यूटीफाई कर रहा है मेरी CSS को, मतलब उस फॉर्मेट में ले आएगा जिस फॉर्मेट में हम लिखते हैं। काफ़ी सारी है, चलिए जब तक ये मेरे ख्याल से कर लिया इसने। ये देखें, ये देख रहे हैं गाइस, देख रही जी CSS। जी जी। अब ये वैसी लिखी जैसे हम लिखते हैं। इसने क्या किया था, इसने यहाँ देखिए होवर्ड भी लगाया हुआ है, कलर पूरे एंकर पे होवर्ड लगाया हुआ है इसने, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन दी हुई है, टेबल यूज़ किया हुआ है, कैप्शन यूज़ किए हुए हैं, टी हैश को दिया हुआ है, लेबल को दी हुई है CSS। मतलब बूट स्ट्रैप ने अपनी पूरी CSS लिख के रखी हुई है, जो कि वो अपने टेबल्स में अपने देखें हेडिंग की क्लासेस दी हुई हैं इसने, डॉट H1 H2 H3 और H1 के साइज भी डिफाइन किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है कि बूट स्ट्रैप ने एक मरतबा स्ट्रक्चर वाइज लिख के अपने पास रख दी है। आपने क्या करना है, जस्ट उसे यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि जो इसने लिखा हुआ है कि लिखा हुआ क्या है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अरे भाई ऐसे ही कर लेते हैं कॉपी, ठीक है गाइस। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं अपनी। इंट्रो, बल्कि एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं अपना, इंट्रो बूटस्ट्रैप। यहाँ पे हम लिखते हैं भाई index.html, ठीक है। बाकी फाइल्स को मैं बंद कर देता हूँ। ओपन फोल्डर, ये मेरे पास खुल गया सब लाइन। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर अपनी CDN पेस्ट कर दी है। अच्छा, यहाँ पे कुछ आप लोगों को अलग लग रहा है जो अब तक हमने पढ़ा है? स्ट्रक्चर सेम है? जी सर, सेम है स्ट्रक्चर। यस सर सेम है। सही है। सर सेम है लेकिन सब काम हेड में हो रहा है। नहीं देखें, हेड में सिर्फ हेड वाले काम ही हो रहे हैं अब तक,
मैंने आपको हेड में टाइटल बताया था, टाइटल लिखा हुआ है। मैंने आपको हेड में बताया था कि लिंक लगेगा, लिंक लगा हुआ है। स्क्रिप्ट बोला था, स्क्रिप्ट लगा हुआ है। तो ये सारे के सारे काम आपके हेड में ही होते हैं और ये हेड में ही होंगे। बात क्लियर हो रही है? बाकी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? जी जी सर हो रही है। अच्छा, अब जी सर। बेसिकली मैं जो मैंने बेसिकली फॉर्म देखा था अभी, इस फॉर्म को मैं कॉपी करता हूँ, तो अब ये पूरी स्टाइलिंग के साथ मेरे पास क्या आएगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ बॉडी ऑन हो रही है, बॉडी को हम बंद कर देते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर इसकी HTML ही बंद कर देते हैं। ठीक है। इस फॉर्म को मैंने यहाँ पेस्ट किया। अब इसको जाके चलाते हैं, देखते हैं हमें क्या देता है फिर ये। ये देखा आपने, इसने करा क्या, इसने मुझे क्या करा, टाइल के साथ ही। टाइल के साथ मुझे फॉर्म बना के दे दिया। मैंने बेसिकली करा क्या, बूट स्ट्रैप को अपने पास इंटीग्रेट करा प्रोजेक्ट में और इसका एक जी कंपोनेंट यूज कर लिया। यहाँ तक की बात क्लियर है? मतलब यस सर। मुझे अब कुछ क्लियर भी है। करना है ना, तो मैंने सिर्फ क्या करना है, कॉपी करके पेस्ट कर देना है। हाँ, अब ये हो सकता है कि मैं इसकी स्टाइलिंग को अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे कलर पसंद नहीं है ब्लू, मुझे येलो करना है, तो क्या मैं बूट स्ट्रैप पे डिपेंड करूंगा? मैं करूंगा क्या, मैं अपनी बनाऊंगा एक CSS की फाइल, और जिस तरह मैंने आपको बताया था, जो लास्ट CSS की फाइल होती है वो ऊपर वाली फाइल को ओवरराइट कर देती है। ओवरराइट। यहाँ पे अगर मैं अपनी एक फाइल बना लूँ, लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट href में, मैंने चलो बना लेता हूँ अभी CSS का फोल्डर प्लस स्टाइल डॉट CSS, हालांकि मैंने फोल्डर बनाया हुआ नहीं है अभी। और टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश और CSS। ठीक है, यहाँ जाकर मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ अपना एक CSS के नाम से। CSS के फोल्डर में एक फाइल स्टाइल डॉट CSS। अच्छा जी, कर क्या रहा हूँ, यहाँ किया, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट किया। ठीक है, उससे कलर देखा भाई क्लास कौन सी लगी हुई है। अच्छा, जो मैं अभी करने वाला हूँ ना, तो उसमें अब आप देखें, यहाँ पे एक क्लास में लगी होगी बटन प्राइमरी की, जो बूटस्ट्रैप की अपनी है। ये देखें, BTN डैश प्राइमरी, ये दो क्लासेस लगी हुई है। जो बेसिकली BTN डैश प्राइमरी कलर की लगी हुई है, ये इसने बता दिया भाई ये कलर है। मैंने क्या किया, यहीं से कलर को ओवरराइड किया। ठीक है, इसको मैंने कर दिया रेड, रेड कर देता इसको, और इसका बॉर्डर कलर ही मैंने रेड कर दिया जी, रेड कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ से इसको पूरा कॉपी किया, इसकी CSS को। ठीक है जी, कॉपी करके मैं चला गया अपनी स्टाइल डॉट CSS के अंदर, और यहाँ आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, ये देखें भाई, इसने क्या करा कि ये लिखी आ रही थी बूटस्ट्रैप की CSS, ये बटन डॉट SCSS। अब ये SCSS मैं आपको उसको बताऊंगा बेसिकली है क्या ये, बट ये भी CSS से आ रही उठ के। ये बता रहा था भाई बटन डैश प्राइमरी आपका ये आ रहा था, लेकिन आपने स्टाइल डॉट CSS ये दिया हुआ पाथ, आपने इस क्लास को ओवरराइड कर दिया है। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है? यस सर। सर ये अगेन। दोबारा बताऊं? जी सर दोबारा बताओ। देखें, आपके पास बूटस्ट्रैप की अपनी एक स्टाइल क्लास थी डॉट बटन डैश प्राइमरी के नाम से, जिसने प्राइमरी का कलर रखा हुआ था ब्लू और बॉर्डर भी कलर रखा हुआ था ब्लू, बट मुझे कलर चेंज करना था रेड। अब ऐसा तो नहीं है कि बूटस्ट्रैप ने जो लिख दिया वो पत्थर पे लकीर हो गया, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं ना। मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ ऐसे रहा, ही। तो मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं कर लूँ उसको। सही है, तो मैंने क्या करना है, मैंने क्लास कॉपी करी बूटस्ट्रैप की जो बटन पे लगी हुई थी, अपनी स्टाइल डॉट CSS की फाइल बनाई,
वहां जाके मैंने इस क्लास को पेस्ट करा, कलर चेंज करे, और कलर चेंज करके मैंने अपनी स्टाइल वाली जो मैंने अपनी कस्टम स्टाइल बनाई थी वहां जाके मैंने पेस्ट कर दिया, उसने इसको ओवरराइट कर दिया। ओवरराइट क्यों किया? क्योंकि मैंने अपनी वाली जो कस्टम सीएसएस थी उसका लिंक सबसे एंड में रखा था, ठीक है, उसका लिंक मैंने सबसे एंड में रखा था, ये रहा। और मतलब लिंक इससे पहले पढ़ी, बूटस्ट्रैप की पूरी सीरीज पढ़ी, फिर इसने मेरी फाइल पढ़ी, उसने कहा अच्छा यहाँ पे जो क्लास थी ओवरराइड हुई हुई ऊपर वाले से, उसने ओवरराइड कर दिया। तो मतलब ये बात समझ में आ गई कि हम बूटस्ट्रैप को ओवरराइड कर सकते हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और कोई मसला भी नहीं हुआ, हमने ओवरराइड कर दिया। बिल्कुल सर ऐसे ही। अच्छा जी, अच्छा हमने ओवरराइड तो सही किया है, जो सर एक क्वेश्चन है। जी सर ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक है जो कि हमें बूटस्ट्रैप से कोड मिला है, क्या उसको हम एडिट नहीं कर सकते कि हम नया क्लास बना रहे हैं, नया लिंक बना रहे हैं? एग्जैक्टली, अभी मैं इस पे आने वाला था, अच्छा सवाल किया आपने। अच्छा अभी हुआ क्या, मैंने क्या करा, मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास पकड़ के ना ओवरराइड कर दी भाई, और मैंने क्या किया, बूटस्ट्रैप की डिफॉल्ट फंक्शनलिटी को चेंज कर दिया अपने हिसाब से, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं करता, मुझे चेंजेस करनी थी मैं कर लेता, लेकिन मैं बूटस्ट्रैप के ऊपर नहीं करता, उसकी क्लासेस को यूज नहीं करता, मैं करता क्या, मैं अपनी क्लास बना लेता। बात हो रही है, यहाँ लिखा हुआ है बटन बटन डैश प्राइमरी लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं यहाँ पे अपनी एक क्लास और ऐड कर लेता, और मैं ये काम उसमें कर लेता। तो क्या होता कि ये बटन डैश प्राइमरी जो बना हुआ है बेसिकली, क्योंकि मुझे यहाँ पे रेड चाहिए था ना, मैंने इसकी डिफॉल्ट फंक्शनलिटी छेड़ दी। अब क्या होगा, मैं जहाँ जहाँ बटन डैश प्राइमरी यूज करूंगा वहां पर ऐड हो जाएगा, मुझे ये काम करना नहीं है। बात ले हो रही है यहाँ पर? जी जी सर। सर। हमने करना क्या है, हमने बूटस्ट्रैप की क्लासेस को ओवरराइड नहीं करना, हमने अपनी क्लास वहां पे लगा देनी है, ठीक है, और अपनी क्लास पे काम करना है। तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, हमारी वाली क्लास को पहले पढ़ेगा, उससे क्या होगा कि हम बूटस्ट्रैप के कोड को ओवरराइट नहीं कर रहे। लेट सपोज दैट मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा बटन प्राइमरी की जगह मैंने क्लास चेंज कर दी, और मैं यहाँ लिखता हूँ कि कस्टम बटन की मैंने क्लास बना ली, इसको मैंने से कॉपी किया, सेव करा यहीं पर ही, और मैं जाता हूँ यहाँ जाके क्लास अपनी ऐड कर देता हूँ, सॉरी, ये नाम था इसका भी, ये नाम था इसका भी। अब क्या हुआ, काम वैसे ही हुआ, लेकिन मेरी क्लास आ गई यहाँ पर, बूटस्ट्रैप की क्लास जो थी बटन प्राइमरी, अब ये बटन प्राइमरी ही है। अब अगर मैं यहाँ पर इस बटन को कॉपी कर लूँ और अपनी, अरे क्या कर रहा है भाई ये, इसको मैंने यहाँ कॉपी किया, अब से काम कर रहा है, यहाँ मैंने इस बटन को कॉपी किया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ जाके मैं करता क्या हूँ कि अपने पास से कस्टम बटन हटा देता हूँ, अपनी क्लास में हटा दिया यहाँ पर, और रिफ्रेश किया, तो अब देखें बूटस्ट्रैप का जो बिहेवियर था ना वो नॉर्मली रहा, मतलब बटन प्राइमरी पे वापस कलर आ गया इसका। अगर मैं अपनी क्लास नहीं लगाता, इसको ओवरराइड कर देता बटन प्राइमरी को, तो सेकंड वाला भी बस क्या हो जाता, रेड हो जाता। मतलब मैं कर क्या रहा था, बूटस्ट्रैप की डिफॉल्ट क्लासेस को डिस्टर्ब कर रहा था मैं। तो पहली चीज आपने एक चीज याद रखनी है, ठीक है, बूटस्ट्रैप में काम करते हुए आप सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपनी क्लासेस बनाकर आपने बूटस्ट्रैप को यूज, आपने बूटस्ट्रैप की क्लासेस को डिस्टर्ब नहीं करना। बात क्लियर हो रही है? जी सर। और क्यों नहीं करना वही आपको बता दिया अभी, सही है। सही, वो क्योंकि और जगहों पे भी वो यूज हो रहा होगा तो वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्रिएट करेगा। एग्जैक्टली,
तो आपने करना है कि आप अपनी क्लास बनानी है और अपना काम करना है, क्योंकि क्लास आप पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता है कि क्लास हम किस तरह बनाते हैं और किस तरह से हम काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी। बिल्कुल ऐसे लेकिन हम इस फाइल को बूटस्ट्रैप की फाइल के बाद कॉल करेंगे ताकि वो ओवरराइड हो। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, ठीक है। अब इसमें है क्या, अब मैं इसको करता हूँ जी रिस्पॉन्सिव। जी देखिए पूरा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिव हुआ है, मतलब ये जो मेरे पास फील्ड आ रही है ये रिस्पॉन्सिव आ रही है, जितनी स्क्रीन छोटी होती जा रही है उतनी फील्ड छोटी होती जा रही है, ऐसा ही है ना। सही। जी अब सर। मैं जाके ना यहाँ पे जरा इसका रिस्पॉन्सिव चेक करता हूँ। अब देखते हैं भाई यहाँ पे क्या इसने किया हुआ है। फॉर्म में जाते हैं भाई, इसने यहाँ पे तो फिलहाल अपनी CSS ऐसी लिखी हुई कि मीडिया क्यूरी की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं काम जो बेसिकली मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को, वही सेक्शन जो आपने HTML में पढ़ा था, ठीक है। और या मैं बल्कि HTML से पहले हम पढ़ लेते हैं अपना नेविगेशन बार, स्टार्ट लेते हैं टॉप से ही ना। अच्छा जी, ये मेरे पास नेफ आ रही है पूरी की पूरी है जी। नेफ बार के नाम से। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ये आपने वेबसाइट पे देखे होंगे इस तरह के हेडर्स होते हैं, लोगो लगा होता है, लिंक होते हैं और सर्च की फील्ड आ रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा हुआ है इसने ना, प्री डिफाइन हमें ना हेडर बना के दिए हुए हैं। अच्छा जी, अब वो काम कैसे करते हैं मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अभी। मैंने जस्ट दोबारा क्या करना है, यहाँ से ये पूरा ये वाला मुझे अच्छा लगता है सर्च वाला, मैंने इसको कॉपी कर लिया, इसमें ड्रॉप डाउन भी आ रहा था भाई। और मैंने अपने कोड में जाके इसको उड़ाते हैं भाई फॉर्म को, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको हम पढ़ लेंगे। बॉडी में जाके मैं एक टैग यूज़ करूँगा अपना हेडर के नाम से, एक तो सर था। एक क्वेश्चन। जी बोले। सॉरी आप बीच में स्टेप। बोले सर बोले। ये जो साइड में स्लाइडर्स आ रहे होते हैं जब हम जैसे मैं जब अपनी साइट बनाने के लिए ढूंढ रही थी, हम्म, इंटरफेस ढूंढ रही थी, हम्म, तो उसमें जैसे साइड पे आपके पास स्लाइडर आते हैं, आपने मेन्यू पे क्लिक किया साइड पे पूरा बार ओपन हो गया, टॉप से किया तो वो ड्रॉप डाउन पूरी आपके पास आ गई, तो ये बूटस्ट्रैप के थ्रू होता है सब कुछ? ये देखें ये कस्टम जावास्क्रिप्ट से भी हो सकता है। ये जिसकी बात कर रही हैं अच्छा। आप, किसकी बात कर रही हैं। नहीं सब जैसे ये जैसे साइड में ये नेविगेशन आ रहा है ना पूरा लेफ्ट साइड पे, ओके, तो ये मैं समझ गया, आप आप क्लिक पूरा करते का साइड से स्लाइडर निकलता खुल है जाता है। हाँ। ये सर बेसिकली जैसे ना, मैंने बेबी प्लेनेट की, हाँ बेबी प्लेनेट की साइट खोली थी तो उसके ऊपर था मैं समझ बिल्कुल गया, स्लाइडर पूरा साइड से हाफ पेज जैसे आ रहा मैं है। समझ गया आपकी बात। वो बेसिकली जो आप बात कर रही हैं, आप कर रही हैं मॉडल की बात कर रही हैं आप। मैं भी आपको बता रहा हूँ ना, मैं इसकी एक एक प्रॉपर्टी भी आपको पढ़ाऊंगा। सही सही ठीक है है ना, तो सर। उसके अंदर क्या होगा कि आप लोगों को चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं फिर बता रहा हूँ, ये काम बहुत आसान है। आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है इसके अंदर, लेकिन कॉपी पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने दिमाग लगा के इस कोड को समझना भी है। और मैं तो ये बोलूंगा कि इसको कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है कि पहले आप लोग खुद पढ़ें समझें, उसके बाद सारे काम करें, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे बेसिकली चल क्या रही है, इसके पीछे हमारे पास चल रही है जेक्यूरी, बूट स्टेप 4 के पीछे। बेसिकली जेक्यूरी सही। जो चल रही है वो क्या है, वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, सही है ना। वो जितने भी क्लिक के इवेंट्स हैं, जितने भी ड्रॉप डाउन्स हैं, ठीक है ना, जितनी भी टूल टिप्स आ रही हैं, और जो भी आपने बात किया था ना कि साइट से मोडाल उठ के आती है, मैं आपको दिखा दूँ, एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पर। ये मेरे पास आ रहा है और सर एक क्वेश्चन है। ये बोला है। आप ऑलरेडी एक क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, इसके रिलेटेड है। जी जी बोला है। सर ये जब हम कोई फॉर एग्जांपल वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, तो हम्म, उसका हम कंप्लीट टेम्पलेट देख लेते हैं। जिस तरह मैंने फ्रेंड्स के साथ देखा, तो वो एक कंप्लीट टेम्पलेट अकॉर्डिंग टू जो कि नियरेस्ट मैच हो उनके रिक्वायरमेंट के, सही है। तो वो उसको पिक कर लेते हैं। हम्म, तो उसमें सर फिर हम ये HTML CSS का एडजस्ट करेंगे, और ये बूटस्ट्रैप फिर हम कैसे मैनेज करेंगे? ये तो ऑलरेडी उसमें हुआ होता है सब कुछ। किसके अंदर। वही जो कंप्लीट एक थीम होता है ना वेबसाइट का, फॉर एग्जांपल। वो जो आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं, पूरा कोड आपको मिल जाए बना जी जी बनाया। जी जी। देखिए जी जी। इसमें, देखिए इसमें जी होता जी क्या है, ये काम मेरे पास प्रोजेक्ट है, मैं आप शायद यहाँ कहीं खुला हुआ मेरा प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट बन रहा है मेरे पास ना,
मेरा ऑफिस का प्रोजेक्ट है ये, जी सर। ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट समझिए जी फूड सर। पांडा का क्लोन था। मतलब ये बाहर की साइड है तो ये चल रहा है, तो डिज़ाइन इसका ऐसे ही आया था, हम बैठ के बना रहे थे इसको, ठीक है ना। यहाँ पे हम ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, मैंने ऐड टू कार्ट किया, ये ऐड टू कार्ट बना हुआ आ गया, यहाँ पे वैल्यू गिर गया आगे। अब क्या था कि मैं ढूंढ रहा था इसके लिए थीम कोई, अच्छा ये बना रिएक्ट के ऊपर है, मैं ढूंढ रहा इसके लिए कोई थीम, मुझे कैसी थीम मिल जाए जी जो मैं सर। यूज़ कर लूँ, तो मुझे सारा का सारा ना ये कार्ड शार्ट बनाना ना पड़े। क्यों? क्योंकि मैं काम करना चाह रहा था फंक्शनलिटी के ऊपर, ठीक है। अगर मैं जी सर। सिर्फ यूआई का बनता होता तो मैं यूआई खुद से बनाता, ठीक है ना, जो कि मैंने बनाई है, ठीक है। सही सर। अब क्योंकि मेरे पास एक मिनट रुकिएगा, इधर एक मिनट रुकिएगा। ठीक। अब चूंकि मेरे पास जो काम था वो ये था कि मुझे उसकी पूरी फंक्शनैलिटी जो है ना वो सेट करनी है, बात करें यहाँ तक। अब मैंने करा क्या, जी सर। अब ये देखें, आप देख रहे हैं यहाँ मैं क्वांटिटी सेलेक्ट करके ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्वांटिटी सिलेक्ट हो गया, ऐड टू कार्ट हो रहा है। फिर मैं चेकआउट के पेज पे जा रहा हूँ, तो मुझे चेकआउट पे चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी फर्स्ट वैरायटी होगी, मैं चाहूँगा कि मुझे ना इसकी जैसी थीम कहीं बनी बनाई मिल जाए, ताकि मुझे यूआई पे टाइम ज़ाया ना करना पड़े अपना, क्योंकि आप लोग इनिशियल फेज पे सही सर। हैं। और मुझे यूआई जब मिल जाएगी बनी बनाई एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, मुझे पता है कि अगर मुझे ये वाली चीज़ चेंज करनी है कार्ड, तो ये कैसे चेंज करना है मुझे, तो वो चीज़ भी मुझे मालूम ठीक है। होगी। तो वो काम, वो चीज़ हमारे पास तब काम में आती है कि आप कर क्या रहे हो, कि आप लोग के पास, मैं क्योंकि अभी आप लोग का जो इनिशियल स्टेज है ना वो सिर्फ और सिर्फ यूआई बना के देना, मतलब स्ट्रक्चर बना के देना। मेरा जो बेसिकली काम है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट और यूआई डेवलपमेंट बहुत अलग चीज़ है। अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो यूआई डेवलपमेंट है, और जो मैं कर रहा हूँ फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या है कि पूरी रिएक्ट अच्छा जेएस सर। इस्तेमाल होती है, उसके अंदर हमें एपीआईज मिलती है, हम खुद इंटीग्रेट कर रहे होते हैं बैठ के, सारा डेटा हमने खुद बनाना होता है, हमें रिडक्स यूज़ करनी होती है। तो वो उसमें यूआई का पार्ट हो जाता है, अगर कंपेरेटिवली देखा जाए ना, तो वो 20% हो जाता है, और 80% सारा काम फंक्शनल होता है उसके अंदर। तो हम चाहते हैं यार ये यूआई सही जो है वो है। टाइम लेती है, बहुत रिस्पॉन्सिव करना पड़ता है, तो हमें बना बनाया डैशबोर्ड मिल जाए, ताकि उस पर हम इजिली अपनी फंक्शनलिटी को इंटीग्रेट कर दें। बस ये सीन होता है। जी। अच्छा जी, अभी मैंने ये आपको बता रहा था, मैंने क्या किया, मैंने नैप पर यहाँ से कॉपी करा, ठीक है। तो यहाँ मैंने बॉडी के अंदर एक टैग होता है हेडर, जो HTML5 का, एक तो हेड था, एक हेड था जिसके अंदर हम लिंक वगैरह इंक्लूड करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं किसकी, वेबसाइट के वेब पेज की अपने, वो सारी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ देते हैं, हेड के अंदर देते हैं। एक है हेडर। हेडर बेसिकली क्या करता है, ये डिफरेंशिएट करता है हमारे हेड को, वेबसाइट के पेज के हेड को, जहाँ पे लोगो लगा हुआ होता है। मैंने यहाँ के अपना कोड पेस्ट किया पूरा का पूरा। अब इसमें घबराना नहीं कि पेस्ट क्या हुआ भाई है, ठीक है। जब इसको पढ़ने बैठेंगे ना तो बड़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि आपने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपने एंकर टैग पढ़ा हुआ है, आपने डिफ पढ़ी हुई है, आपने यूएल एलाई पढ़ी हुई है, आपने सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो घबराना नहीं है आपने कि काम हुआ हुआ क्या है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम आके अपनी वेबसाइट चेक करते हैं यहाँ पे क्या इम्पैक्ट हुआ। ये देखें, मेरे पास प्रॉपर एक हेडर आ गया है, बात क्लियर हो रही है। ये ड्रॉप डाउन चल रहा जी है, सर। ये लिंक बना हुआ है, ये सर्च की फील्ड भी आ गई स्टाइल हुए हुए, और क्रॉस का बटन भी आ रहा है जी, क्रॉस करूँगा तो हट जाएगा। ये सर्च का बटन भी आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाके ज़रा इसका रिस्पॉन्सिव चेक करता हूँ कि रिस्पॉन्सिव पे क्या दे रहा है ये। ओहो, नाइस। ये देखा आपने, इसने करा क्या, पूरा हेडर समेट के एक प्रॉपर स्टैंडर्ड, जो कि आप लोग मोबाइल पे वेबसाइट्स ऑन ऑन करते हैं दूसरों की, उसमें आप देखते हैं इस तरह से मेन्यू आ रहा होता है। हम बटन बेसिकली खिलाता है बटन, ये आप बटन क्लिक करते हैं, आपका मेन्यू खुल जाता है फ़ोन के ऊपर, ऐसा ही होता है ना। जी सर। इसने बेसिकली करा क्या आप, Ansonsten Wi-Fi? जी, माइक म्यूट कर लें प्लीज़ अपना जो भी है।
अच्छा, खैर ये चीज हमने देखा बेसिकली हुआ क्या, अगर किसी के फौरन सर से गुजर गई है ना, वही पूछे, मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा इसने ऐसा क्यों करा है। चले मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये बटन आप लोग देख रहे हैं, मेरे पास ये बटन लिखा हुआ है यहाँ पर। जब मैं इसको स्क्रीन बड़ी करता हूँ तो ये बटन हो जाता है डिस्प्ले नन। गाइस, यस सर। आप भी देख रहे हैं यहाँ पे एक बटन है HTML का लिखा हुआ है, बट ये डिस्प्ले नन हुआ हुआ है। सही है। ये डिस्प्ले नन कहाँ तक हुआ हुआ है, इसने लगाई हुई है मीडिया क्यूरी, मिन विद दी हुए 992, मतलब 992 से ऊपर जैसी मेरी स्क्रीन जाएगी, जो मैंने आपको पढ़ाया था, इस बटन को डिस्प्ले नन कर दो। सही। 992 से ऊपर जाने का मतलब कि लैपटॉप की स्क्रीन जब आपको मिलेगी तो आपने इस बटन को डिस्प्ले नन करना है और आपने अपना मेन्यू ऐसे ही दिखाना है। ठीक है। मैं जब यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे जाने के बाद मेरे पास ये यूएल आ रहा है, ठीक है, इस पे स्टाइलिंग हुई हुई है। जब मैं इसको करता हूँ अपना स्मॉल, तो देखिए यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग कुछ चेंज हो गई, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो गई है। कॉलम मैंने आपको बताया था, कॉलम बेसिकली करता है क्या है कि हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कर देता है कॉलम। अगर मैं इसकी डायरेक्शन दोबारा करूँगा, देखिए उसमें आ गई, रॉ में की तो ये इस हॉरिजॉन्टली आ गई है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करूँगा तो नीचे आ जाएगी। तो इसने बेसिकली करा क्या, मेरे पास एक प्यारा सा मेन्यू बना के दे दिया, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिव है। ये काम किसने किया, आपकी बूटस्ट्रैप ने काम किया। अब नैव बार की जगह मैं अपना लोगो लगा दूं, ठीक है, यहाँ मैं अपने लिंक्स लगा दूं, अगर मुझे सर्च बार रखनी तो रख लूं, नहीं रखनी तो यहाँ से उड़ा दूं। बात क्लियर हो रही है। कस्टमाइज कर लूंगा। कस्टमाइज मैं करना चाहूँ, मैं इस कोड को अपना कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर ही मैंने ऐसे ही काम किया हुआ है। ये जो बेसिकली आ रही है ना, ये भी बूटस्ट्रैप की लगी हुई है, ये मैंने कस्टमाइज किया हुआ है इसको अपने हिसाब से। ठीक। ठीक है। अब आपने पढ़ लिया जी नैव बार यहाँ पे इस तरह से बनती है। अब आपने करना क्या है, अब आपने देखना है कि इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसके इसने यूएल, हमारे पास तो लिस्ट आइटम होते हैं भाई, आपने तो पढ़ा था भाई यूएल तो लिस्ट आइटम होते हैं सर, वो तो लिस्टिंग में लाके डेटा देता है। तो इसके अंदर यूएल क्यों स्ट्रेट लाइन में आ गया, उसमें तो बुलेट पॉइंट्स भी होते थे यूएल के पीछे, वन अनऑर्डर लिस्ट थी, यहाँ कैसे ठीक हो गया वो। अच्छा भाई, यहाँ कैसे ठीक हुआ उसको हम देख लेते हैं भाई। यहाँ पे इसने क्या किया, यूएल को कर दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, और जब भी डिस्प्ले फ्लेक्स किसी भी चीज़ के ऊपर लगाते हैं, उसकी बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल हो जाती है, और सारे एक के बाद एक आना शुरू हो जाते हैं। ये बात आप लोगों ने पढ़ी थी डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर। बात क्लियर है। जी सर। अगर मैं यहाँ से डिस्प्ले फ्लेक्स हटा देता हूँ तो ये दोबारा से अपनी उस स्टेट पे आ गया, लाइन बाय लाइन आ लाइन बाय गया। लाइन। यहाँ से मैं लिस्ट स्टार्ट आ जाता हूँ तो यहाँ पे दोबारा इसकी स्टाइलिंग आ गई लिस्ट की। तो इसने क्या किया था, इसने यूएल का लिस्ट स्टाइल जो है नन किया था, और नन करने के बाद इसने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया था, तो ऑटोमेटिक क्या हुआ था, वो एक लाइन में आ गया था। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक। जी सर। मैंने दोबारा डिस्प्ले फ्लेक्स ऑन किया, लिस्ट स्टाइल हटा दिया, दोबारा सेट हो गया। तो ये जो चीज़ें ना जो मैं कर रहा हूँ, सही। ये चीज़ें आपने खुद करनी है। अच्छा, बूट स्ट्रैप के अंदर मोबाइल के लिए, टैबलेट के लिए, लैपटॉप के लिए और बड़ी स्क्रीन्स के लिए यूज़ होता है LG, MD, SM, XS और एक्स्ट्रा और XLG। ये बेसिकली क्या है, सर ये दोबारा बता दिएगा। बता रहा हूँ मैं आपको। ये बेसिकली क्या है, बूट स्ट्रैप के अंदर दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास मोबाइल के लिए, टैबलेट के लिए, और लैपटॉप के लिए, डेस्कटॉप के लिए और बड़ी स्क्रीन्स के लिए इसने अपने फाउंडेशन को, बूट स्ट्रैप ने अपने स्ट्रक्चर को, हम्म। अपने बेस को डिवाइड किया हुआ है क्लासेस के अंदर। ठीक है। आप ओवरव्यू जब पढ़ेंगे ना, कंपोनेंट एंड ऑप्शंस फॉर लेइंग आउट ऑफ बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग wrapping containers, a powerful grid system, a flexible media object and responsive utility classes। ये जो मेन चीज है ना, इसने आपका पूरा रिस्पॉन्सिव बचा के रखना है, आपको आपकी वेबसाइट को
क्या करना है इसने, मोबाइल फ्रेंडली रखना है। सबसे मेन चीज आपका कंटेनर है, ठीक है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको कंटेनर लिखवा रहा था HTML के अंदर, ये कंटेनर बनाए उसके अंदर अपना सारा काम करें। और मैं आपसे कह रहा था इस कंटेनर की बाय डिफॉल्ट विड्थ रख दे मैक्सिमम 1180 या 1280। आपको याद है बात ये? यस सर। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ जी, ये देखें, इसने यहाँ में बताया हुआ है एक्सेस, SM, MD, LG। ये वर्ड याद कर लेना जरा प्लीज। एक्सेस, SM, MD और LG। मोबाइल, LG। ठीक है, टैबलेट, लैपटॉप और उससे बड़ी स्क्रीन। जो एक्सेस होगा वो एक्स्ट्रा स्मॉल होगा, ठीक है ना। ये SM जो होगा बेसिकली आपका स्मॉल होगा, MD मतलब मीडियम होगा, LG मतलब आपका लार्ज होगा। ये वही होगा जो आप कपड़े खरीदने जाते हैं जी, लार्ज बताएं, MD दिखाएं, स्मॉल दिखाएं MD मत बोलिएगा, मतलब मीडियम ही बोलिएगा कि मीडियम दिखाएं, स्मॉल दिखाएं, या एक्सेस हम बोलते हैं भाई, एक्स्ट्रा स्मॉल दिखाएं। तो ये वही चीज़ है। तो इसने आसानी करी ताकि लोग समझ जाए। इसने फिर क्या किया, आपको ब्रेक पॉइंट दिखा दिए कि मेरे पास, देखिए इससे करा गया है, इन क्लासेस के पीछे वही चीज़ चल रही है जो आपने पढ़ी है, मीडिया क्यूरीज। बात समझ रहे हैं? आपने मीडिया क्यूरी पढ़ी थी, ठीक है। आप, इसने आपको बता दिया कि भाई लार्ज जो डिवाइस है ना, एलजी काम करता है 992 से लेके 1199 तक की जो स्क्रीन है उस पर एलजी लगेगा, अगर आपने यहाँ तक कुछ चेंज करना है तो। टैबलेट की डिवाइस बता दी थी इसने आपको 768 से लेके 991 तक आप SM यूज कर सकते हैं, MD सॉरी यूज कर सकते हैं। SM यूज करने के लिए उसने आपको बता दिया कि आपका 576 से लेके 767 तक आपका SM चलेगा, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी जो बेसिकली आपको चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ ना, उसका मतलब ये कि अभी आपने इसको यूज़ करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। इसको बस अपने ध्यान में रख लीजिएगा, MD, SM, LG और XS। यहाँ पे एक XL भी है, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है ना, वो LG से बड़ा है। वो क्या है, वो इससे ऊपर की जितनी स्क्रीन है सबको कवर करता है। अच्छा जी, यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर है? इस वाली चीज़ को ज़रा अपने ना आप लोग असाइनमेंट में लिख लीजिएगा कि आपने इसका ओवरव्यू देखना है पहले तो, ठीक है। ओवरव्यू देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगी मेरी सारी बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ। और इसके ठीक अंदर आप क्योंकि ऑलरेडी मीडिया क्यूरीज पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप ने कोई खास काम नहीं किया है। बूटस्ट्रैप ने कुछ खास काम नहीं किया है, उसने वही सर, सिर्फ काम ऑटोमेट कर दिए ऑटोमेट आपकी कर चीजों दिया को है। पहले से एग्जैक्टली बना के उसने क्या करा है रखिए। कि जो रीयूजेबल चीजें थी ना, उसने कहा था यार ये जो मोबाइल के ऊपर जाके हेडर तो हर किसी ने रिस्पॉन्सिव करनी है नैप बार, उसने बना के रख दी, मेरी यूज कर लें आप, जी, क्यों बार बार लिखेंगे, बिल्कुल। ठीक है ना। और उसी में आप चेंजेस कर लें अपने हिसाब से। एग्जैक्टली अब आया था हम ग्रिड सिस्टम पे। अच्छा, ग्रिड सिस्टम इसका बहुत स्ट्रांग है। ग्रिड सिस्टम क्या है, ये मुझे कॉलम डिफाइन देता है। मेरे पास एक रो में 12 कॉलम्स होंगे, पहली चीज, एक रो में 12 कॉलम होंगे, 12 कॉलम्स। ठीक है ना। और कॉल मेरे पास शुरू होंगे 1 से लेके 6 तक, सर ठीक है। क्या शुरू होंगे दोबारा से बताइएगा। मेरे पास जो कॉलम है वो शुरू होंगे 1 से लेके 6 तक। लेकिन कॉलम जो 12 है हमारे पास। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो मैं बताता हूँ 12 क्यों है वो। पहले यहाँ तक की बात क्लियर है जी सर। कि 1 से लेके 6 तक यूज होंगे, और हमारे पास 12 कॉलम्स हैं। इस पे भी कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है भाई। ठीक है सर। 1 से 6 तक का मकसद मतलब क्या है, अब इस चीज को जो है थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। क्योंकि आपका जो वेबसाइट है ना, वो HTML के बाद बूटस्ट्रैप के स्ट्रक्चर पे बेस करती है जी। आपका स्ट्रक्चर क्या है, मैंने यहाँ लिखा जी, कॉल MD1। अभी मैंने आपको पढ़ाया था मीडियम, MD पढ़ के आया था ना पीछे, ठीक है। जी सर। एक क्लास है कॉल MD2, एक क्लास है कॉल MD3, एक क्लास है कॉल MD4, एक क्लास है कॉल MD5, एक क्लास है कॉल MD6।
अच्छा, इनमें से जो बूटस्ट्रैप हमें दिए ना वो इवन क्लासेस दिए, ठीक है, 4, 6 और 3 भी दी है। अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं जी, कॉल MD5 मेरे ख्याल से यहाँ पर इसने हमें नहीं दी हुई, इसने हमें 2 दिया हुआ है, 3 दी हुई है, 4 दी हुई है, और बल्कि यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर अपने ग्रिड सिस्टम में। ये खैर मैंने अपना नैव पर यहाँ बंद किया। यहाँ मैं शुरू करता हूँ डिफ क्लास या सेक्शन शुरू कर लेते हैं हेडर के बाद। अच्छा, ये जो क्लासेस बनाई है ना, ये मैं क्लासेस खुद ही बनाता हूँ कॉल MD वगैरह की। मतलब मैंने करना क्या है, मैंने मीडिया क्वेरी लगानी है और ब्रेक पॉइंट लगा देना है कि यहाँ पे ये क्लास है, यहाँ पे ये क्लास है, यहाँ पे ये क्लास है। अच्छा, सेक्शन क्लास इज इक्वल्स टू मेन, यहाँ मैं लिखता हूँ डिफ। अच्छा, ये स्ट्रक्चर याद कर लेगा भाई, स्ट्रक्चर याद कर लेगा। याद करने के लिए इसलिए सर बोल रहा कौन सा? हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ अभी याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं समझाऊंगा इसको ना अभी। और जब भी आप कोई सेक्शन बनाएंगे ना, आपने सिर्फ यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। पहला मैंने सेक्शन लिया, फिर मैंने कंटेनर लिया, और फिर यहाँ मैं लूँगा जी डिफ क्लास इज इक्वल टू रॉ। ये जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ ना, ये सारी क्लासेस ना बूटस्ट्रैप पे डिफाइन हुई हुई है। अब क्योंकि मुझे तो याद हो गई ना काम कर करके, तो मुझे पता ही क्या काम कर रही है। यहाँ मैं लिखता हूँ डिफ क्लास इज इक्वल्स टू कॉल MD1। यहाँ मैं लिखता हूँ पैराग्राफ में हेलो। इसी को हम यहाँ वही चेंज कॉपी करते हैं, दो। क्या कर रही है, 3, 4, 5। अब जाके ज़रा चेक करते हैं अपने ब्राउज़र पे। ये 5 लेकर आ गया जी। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 12 लेकर आ गया जी, ठीक है। अब इसको ज़रा इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं। इसने बता दिया भाई आपके पास कॉल MD के 12 क्या आ गए, कॉलम्स आ गए, ठीक है ना। ये ग्रिड सिस्टम है। अब मैं इसमें अगर कोई 13वां लेकर आता हूँ तो क्या होगा जी, वो इसके नीचे चला जाएगा। बात क्लियर हो रही है, बात क्लियर हो रही है जी गाइस? सर, हो रही है। अच्छा, तो हमने करा क्या, हमने देखा कि हमने यहाँ पे अपने 12 कॉलम डिफाइन कर दिए। अच्छा, मैंने आपसे कहा था 6 तक यूज कर सकते हैं, 6 तक जो यूज कर सकते हैं वो क्लासेस थी, ठीक है। अब मैंने जो बात बोली थी, मैं क्या करता हूँ भाई, इस पूरे कोड को दोबारा अपने पास यहाँ मैं लिखता हूँ डिफ क्लास, या मैं एक और रोल लेता हूँ। सर अगर 12 की जगह 13 हम करना चाहें तो कर नहीं कर सकते सकते, हैं। नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड है ना। एक रॉ में आपके पास 12 हैं, आप चाहें तो कस्टम कर सकते हैं बैठ के सीधे से अपने। लेकिन इतने छोटे बॉक्स का आपको कहीं काम ही नहीं होता है, बहुत रेयर किस में काम होगा आपको, सही है। ठीक है सर। और इसमें एक और चीज़ हो सकती है, अगर मैंने यहाँ देखिए मैं 13 किया हुआ है ना इसको, अब मैं चाहता हूँ एक लाइन में आए, तो मैं यहाँ इसको जाके दे सकता हूँ जी फ्लेक्स रैप, नो रैप, आ गए 13, ओवरफ्लो एक्स ऑटो, जी सर। स्क्रॉल लगा दिया जी। समझ रहे हैं? अब 13 क्या, आपने जितने जी चाहे सर। ऐड कर लें, कोई मसला ही नहीं है। एक ही लाइन में आएंगे सारे, लेके स्क्रॉल लग गया उसके ऊपर। यहाँ मैंने इसको जी डुप्लीकेट कर दिया, या मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया, इसको मैंने दोबारा डुप्लीकेट कर दिया, ये बढ़ते जा रहे हैं, हेलो, सारे आते जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? अगर मैं इसको हटा दूं, रैप भी हटा दूं और फिर हटा दूं, सॉरी एट लगा दूं, तो क्या होगा, ओवरफ्लो
पूरा का पूरा पेज मेरा क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है, रिस्पॉन्सिव खराब हो गया। मैं क्या करूंगा, मैं स्पेसिफिक इस डिफ को स्क्रॉल लगा दूंगा कि मेरा पेज 100% पे रहे अपनी जगह पर, सिर्फ ये स्क्रॉल हो जाए पहले। ये भी कंडीशन होती हैं। आपने फेसबुक की स्टोरीज देखी है? फेसबुक पे स्टोरीज आ रही होती फोन के ऊपर, जी सर। उसमें क्या होता है, 3 दिख रही होती है, चौथी के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ता है हॉरिजॉन्टल। ऐसा ही है ना? आप लोग इस तरह स्क्रॉल कर रहे होते हैं उसको, आप लोग कहते हो भाई हमने ये इस तरह स्क्रॉल करके आगे बढ़ते रहते हो, देखते रहते हो। होता क्या बेसिकली, वो उसने नीचे दिखाने के बजाय एक ही लाइन में दिखाना है, उसको पता है कि मेरे पास जगह छोटी है, बट उसको दिखाना 15 की 15 ही है, तो उसने स्क्रॉलर लगा दिया कि दिखेगा सिर्फ इस एरिया में ही, पूरा पेज कंज्यूम नहीं करना उसके लिए मुझे। बात क्लियर हो रही है? जी सर। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, एक और रॉ ले लेते हैं भाई। यहाँ पे एक रॉ ली। अच्छा, रॉ ना बाय डिफॉल्ट देखें, रॉ की जो क्लास लगी हुई है ना, ये है क्या, रॉ के अंदर एक क्लास बनी हुई है रॉ की बूटस्ट्रैप की, जो कि फ्लैक्स हुई हुई है इसका डिस्प्ले, जिसके अंदर रैप हुआ हुआ है, फ्लैक्स रैप। फ्लैक्स रैप बेसिकली करता है क्या है कि जब ओवरफ्लो होती है लाइन, तो सेकंड लाइन में मूव कर देता है। अगर फ्लैक्स रैप नहीं होगा तो क्या होगा, वो एक ही लाइन के अंदर घुसेड़ता रहेगा, वो कंजस्टेड कर देगा उस चीज़ को। आप लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है भाई, तो फ्लैक्स रैप करता है क्या है, जितनी स्पेस मिल रही है तब तक रखता है एक लाइन के अंदर, जैसी स्पेस खत्म हो जाती है एक लाइन के अंदर, हाथ हो जाती है कंप्लीट, तो क्या करता है, नीचे लाइन में इसको मूव कर देता है। ये काम करता है फ्लैक्स रैप। जब भी हम डिस्प्ले फ्लैक्स लगाते हैं तो हमें फ्लैक्स रैप लगाना लाजमी होता है, ताकि हमारा कंटेंट जो है ना वो एक दूसरे के साथ जो है ना कंजेस्टेड ना हो, वो सेकंड लाइन मूव कर दे अपनी। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से हमारी कॉल एंड होने वाली है, हम दूसरा लिंक मीटिंग का बनाते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है।